हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए, अच्छी बात है। बढ़िया, स्वस्थ और साथ ही साथ क्या रहना चाहिए? खुश, हैप्पी रहना चाहिए। हमने देखा निर्वाचन में से संबंधित उठने वाले जो विवाद थे, क्या क्या कमियां, क्या क्या अपारदर्शिता रहती है चुनाव में, किस बात को लेकर चुनावों में बातें उठती रहती हैं, वो सारी बातें हमने जानी। आज हम जानेंगे कि जो समितियां हमने पढ़ी हैं, उन सारी समितियों ने कुल मिलाकर क्या क्या सुझाव दिए हैं उनके बारे में। सभी निर्वाचन क्षेत्रों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का अनिवार्य रूप से इस्तेमाल हो। किसका? ईवीएम, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। आप देखते हैं वर्तमान समय में आप जाते हैं वोट डालने, तो ज़्यादातर जहाँ पर पोलिंग बूथ होता है, आप मतदान करने जाते हैं, वहाँ पर ईवीएम मशीन का प्रयोग शुरू हो चुका है। तो यही बात कही गई कि सभी निर्वाचन क्षेत्रों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग अनिवार्य रूप से किया जाए। मतदान केंद्रों पर कब्जा किए जाने जैसे अपराधों के लिए चुनाव रद्द किए जाने तथा पुनः मतदान की आज्ञा देने के लिए निर्वाचन आयोग सक्षम हो। यानी कि जो हमारा निर्वाचन आयोग है वो इतना सक्षम हो, इतना स्वतंत्र हो कि अगर कहीं पर बूथ कैप्चरिंग जैसी इस तरीके की घटनाएं होती हैं तो उस चुनाव को हमारा चुनाव आयोग रद्द कर सके, साथ ही साथ ये आदेश दे सके कि इस पर दोबारा अर्थात पुनः दोबारा चुनाव होंगे। क्लियर? बहुउद्देशीय पहचान पत्र प्रत्येक मतदाता के लिए अनिवार्य हो। ठीक है। आप जैसे देखते हैं आज ये बात उठती रहती है वर्तमान समय में कि जो आधार कार्ड है उसको वोटर आईडी कार्ड से लिंक कर दिया जाए, ताकि आप अगर किसी भी एरिया में हो और आप मतदान करना चाहते हो तो आप कर सके। और ये जो डबल वो लिस्ट का नाम होता है ना कि आप बिहार से हैं, आपने बिहार में भी एक वोटर आईडी कार्ड बनवा लिया, अब आप दिल्ली आकर बस गए, रहने लगे यहाँ काम के सिलसिले में, वहाँ पर भी बनवा लिया, तो ये सिस्टम भी ख़त्म हो। आपका एक नंबर जो होता है आधार कार्ड पर, अगर आप उसको ऑनलाइन डालें, देखें हाँ ये यहाँ से रजिस्टर है, तो आप किसी और जगह से, दूसरी जगह से रजिस्टर ना हो सकें, ये भी क्लियरिटी होनी चाहिए। तो ये समय समय पर बात उठती रहती है कि जो आधार कार्ड है हमारा उसको वोटर आईडी कार्ड से लिंक कर दिया जाए, जिससे ये जो अलग अलग निर्वाचन क्षेत्र से आप कहते हैं दो दो तीन तीन पहचान पत्र, दो दो क्षेत्रों में नाम, तो ये जो प्रॉब्लम है ना, इसका सलूशन मिल जाएगा। क्योंकि हमारे आधार कार्ड जो नंबर है उस पर जो 12 डिजिट का नंबर 12 डिजिट का होता है, याद रखिएगा, पूछा भी गया है और पूछा भी जा सकता है। तो जो आधार कार्ड पर नंबर होता है वो 12 डिजिट का होता है। तो ये कहा गया है कि जब वो 12 डिजिट का नंबर आप किसी कंप्यूटर में डालेंगे जाँच करने के लिए, लैपटॉप जिसमें भी आप देखना चाहते हैं, तो आप जाँच करने के लिए डालेंगे तो लिस्ट खुलकर आ जाएगी कि हाँ इससे संबंधित नाम का कोई इंसान और कहीं रजिस्टर तो नहीं है। चलिए आगे देखते हैं और क्या बात कही गई है। बिना किसी गलती या कमी के मतदाता सूची की व्यवस्था। जो मतदाता सूची हो, नाम होता है ना मतदाता सूची में, जब आप वोट डालने जाते हैं तो चेक करते हैं ना कि मतदाता सूची में नाम है या नहीं है। आपके घर तक मतदाता सूची भी आती है, तो वो जो सूची है वो बिना किसी गलती के प्रकाशित की जाए। ऐसा ना हो कि जो आप अगर चुनाव डालने के योग्य हैं फिर भी आपका नाम, कई बार ऐसा होता है कि मतदाता सूची में नहीं आता, हो जाता है ना ऐसा। साथ ही साथ वो इतनी सुव्यवस्थित हो, इतनी क्लियर तरीके से लिखी हो कि जो सामने वाला इंसान है जो इतनी सही साफ़ सुथरी क्लियर लैंग्वेज हो और उसकी ही लैंग्वेज में, जिस एरिया की वो मतदाता सूची है वो उसी लैंग्वेज में हो, जिससे कि वो आसानी से उसको पढ़ सके, देख सके। क्लियर है? मतदान केंद्रों पर वीडियो अन्य इलेक्ट्रॉनिक निगरानी यंत्रों का प्रयोग। यहाँ आप देखते हैं कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर मतदान कराना अपने आप में ही एक कठिन कार्य है। जैसे गुजरात के वो क्षेत्र जहां पर गिर क्षेत्र गुजरात का, जहाँ पर बड़े स्तर पर शेर वगैरह का आवागमन रहता है, या फिर कुछ ऐसे एरिया नक्सलवादी एरिए और कुछ पहाड़ी एरिए, तो वहाँ पर जो मतदान कराना है वो अपने आप में ही कठिन कार्य है। तो ये कहा गया है कि
उन स्थानों के लिए जो ऐसे कठिन स्थान है, कठिनाई है जहां पर चुनाव कराने के लिए, उनके लिए मतदान केंद्रों पर वीडियो व अन्य इलेक्ट्रॉनिक निगरानी यंत्रों का प्रयोग किया जाए। परंतु यहाँ भी ये क्या हो, आप देखते हैं जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों का प्रयोग बढ़ता जा रहा है उतने ही अपराध बढ़ते जा रहे हैं। अपराध, साइबर अपराध की बढ़ोतरी हो रही है ना। तो अगर हम ये कार्य करते हैं, इसके लिए भी इलेक्ट्रॉनिक यंत्र लगाते हैं, इसके लिए भी हमें फिर ऐसा तंत्र विकसित करना होगा कि कोई ऐसा ना हो कि वहाँ की जो सिस्टम है उसको हैक ही कर ले। तो फिर साइबर क्राइम रोक सके इस तरीके की नीति लाएं, उस पर लगाम लगाई जाए, तो ये आवश्यक हो जाएगा। चुनाव अभियान के बीच सांप्रदायिक अथवा जातीय भेदभाव फैलाने के लिए अनिवार्य कारावास की सजा, यानी कि कोई भी ऐसा तत्व, कोई भी कुछ भी ऐसे तत्व मिलते हैं जो कुछ लोग, तत्व का मतलब कुछ लोग ही होते हैं जो सांप्रदायिक बातें, जातीय भेदभाव, धर्म के नाम पर दंगे फैलाते हैं। तो अगर कोई भी ऐसे तत्व, ऐसे अराजक तत्व दिखाई देते हैं जो इन चीज़ में संलिप्त होते हैं, उनके लिए अनिवार्य सजा का प्रावधान हो तथा चुनाव लड़ने के लिए उनको अयोग्य घोषित किया जाए। ठीक है, ये बात कही गई है कि जो भी इस तरीके के, किसके तरीके के जातीय भेदभाव, धर्म के नाम पर सांप्रदायिकता फैलाते हैं, उन तत्वों को चुनाव के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाना चाहिए। निर्वाचन संबंधी याचिकाओं पर चुनावों में उम्मीदवारों व अन्य राजनीतिज्ञों के खिलाफ मामलों का जल्द निपटान करने की व्यवस्था हो। जरूरत पड़ने पर विशेष अदालतों के गठन का भी प्रावधान हो। आपको मैंने बताया था कि जब चुनाव होते हैं तो उससे संबंधित मुद्दे भी उठते रहते हैं कि ये चुनाव क्लियर तरीके से नहीं है, अगर ये गलत तरीके से वोट ना होते तो ये नहीं जीतते, हम जीतते। इस तरीके की बहुत सारी बातें चुनाव को लेकर, चुनाव परिणाम को लेकर उठती रहती हैं। तो यही कहा गया है जो चुनाव संबंधी याचिकाएं हैं जो दायर की जाती हैं उनकी जल्द सुनवाई हो, उनका जल्द निपटान हो। अगर आवश्यकता पड़े तो उनके लिए अलग से कोर्ट, क्या जरूरत पड़ने पर विशेष अदालतों का गठन करने का भी प्रावधान होना चाहिए। जघन्य अपराध जैसे आप कह सकते हैं मर्डर, रेप, तो ये क्या है, जघन्य अपराध है। जघन्य अपराधों के लिए दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति को उम्र भर के लिए चुनाव के अयोग्य घोषित कर दिया जाना चाहिए। साथ ही क्या कहा गया है कि जिन्होंने जघन्य अपराध किया है, जघन्य अपराध के लिए उनको सजा दे दी गई, यानी कि घोषित हो चुका है कि ये इन्होंने जघन्य अपराध किया है, तो उनको उम्र भर के लिए, जीवन भर के लिए कभी भी अपने जीवन में वो चुनाव ना लड़ सके, अयोग्य करार दे दिया जाना चाहिए। साथ ही साथ जिन व्यक्तियों पर किसी भी न्यायालय के द्वारा, किसी भी न्यायालय में अगर किसी भी व्यक्ति पर किसी भी न्यायालय के द्वारा, किसी भी न्यायालय में कोई गंभीर अपराध का मामला लगा हो, कोई कुछ भी चार्ज लगा हो किसी भी न्यायालय के तहत, यही नहीं है कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के तहत ही नहीं, किसी भी न्यायालय के तहत किसी भी व्यक्ति पर कोई गंभीर मुद्दे, कोई गंभीर अपराध लगा हो, तो उसके लिए क्या है, वो चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाए तथा चुनाव में खड़ा करने वाले दल को भी अमान्य घोषित कर दिया जाए। ये बात कही गई है कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति जिसके ऊपर किसी भी न्यायालय के द्वारा कोई भी गंभीर आरोप लगाए गए हैं, तो उस व्यक्ति को तो अयोग्य घोषित ही किया जाए चुनाव लड़ने के लिए। साथ ही साथ जिस दल के द्वारा उस व्यक्ति को खड़ा किया गया है, जिस दल से उसे टिकट दिया गया है, उस दल को भी अमान्य घोषित कर दिया जाए। ये बात कही गई और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप देखते हैं जब उनको पार्टी से टिकट ही नहीं मिलेगा तो कैसे खड़े होंगे, और निर्दलीय भी खड़े होंगे तो वो अयोग्य घोषित है ही। तो दोनों के ऊपर लगाम लगानी बहुत ज़रूरी है। आप देखते हैं वर्तमान समय में भी आप राजनीति में देखते हैं कितने बड़े स्तर पर ऐसे लोगों का प्रभुत्व है जिन पर किसी न किसी तरीके के गंभीर आरोप लगे हुए हैं या लगते रहते हैं। ठीक है,
चुनाव के लिए खड़े होने के अयोग्य होना निर्वाचित सदस्यों पर भी लागू हो। यानी ये जो अयोग्यता का नियम है कि आपने को मैंने जब पढ़ाया था, जब बताया था ना कि कौन कौन से लोग हैं जो चुनाव नहीं लड़ सकते, जो चुनाव के अयोग्य हैं, तो ये बात कही गई है जो अयोग्यता का नियम है ये सिर्फ उन्हीं व्यक्तियों के लिए ना हो जो चुनाव में खड़े हैं, यानी कि उम्मीदवार हैं, बल्कि अगर वो जीत जाते हैं उसके बाद भी कोई ऐसा काम कर देते हैं, कोई ऐसा आरोप लग जाता है जिस कारण वो अयोग्य घोषित हो जाते हैं, तब उनको भी इस मामले पे यानी कि उनको भी चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी जानी चाहिए। तो यही कहा गया कि चुनाव के लिए खड़े होने के अयोग्य होना निर्वाचित सदस्यों पर भी लागू हो। जैसे दल बदल कानून, वो अगर जीत भी जाते हैं दल बदल कानून के तहत वो दोषी पाए जाते हैं तो वह अयोग्य हो जाएंगे। तो ये बात कही गई है कि जो जीत भी जाता है, ना सिर्फ उम्मीदवार व्यक्ति के लिए बल्कि जो जीत भी चुका है, जो निर्वाचित भी हो चुका है, उसके ऊपर भी ये अयोग्यता के नियम लागू होने चाहिए। ज़्यादातर निर्दलीय प्रत्याशी नकली फेक होते हैं। एक बात और उठती है, आप देखते हैं ना बड़े स्तर पर निर्दलीय लोग खड़े होते हैं, बहुत बड़े स्तर पर निर्दलीय अर्थात जिनका कोई दल नहीं होता, जो किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करते, निर्दलीय होते हैं वो। तो ज़्यादातर निर्दलीय प्रत्याशी फेक होते हैं, वो मतलब होते ही नहीं है, जिनका नाम लिस्टेड होता है वो होते ही नहीं, रियलिटी में एक डमी की तरह होता है, फेक। तो चुनावों को वो खड़े क्यों होते हैं? चुनावों को दूषित करने के लिए, या ज़्यादातर जितने भी जो निर्दलीय प्रत्याशी होते हैं वो वोट दूषित करते हैं, या फिर वोट यानी कि वोट जो काउंट है, जो वोट काटते हैं उनके, कहते हैं ना भाई हाँ इतनी वोट इसको डल जाएंगी, इसकी वोट इतनी कट जाएंगी अगर इसको खड़ा कर देते हैं, और दो चारों को खड़ा कर दो तो इसकी वोट इतनी इसमें बढ़ जाएंगी, ये जीत ही नहीं सकेगा। तो इस तरीके का भी राजनीतिकरण होता है। तो इसलिए ज़्यादातर निर्दलीय लोग खड़े होते हैं। जो रियलिटी में खड़े होते हैं, मतलब जिनको खड़ा होना चाहिए भाई हाँ कि ये जीत जाएंगे, वो बहुत कम स्तर पर होते हैं। तो ये बात कही गई है कि ज़्यादातर निर्दलीय प्रत्याशी नकली अर्थात फेक होते हैं, चुनावों को दूषित करते हैं या फिर वोट काटने के लिए खड़े होते हैं। उनका मकसद ये होता है कि किसी भी तरह सामने वाले के जो वोट का स्तर है, वोटिंग है, वो कम हो। अब इनके लिए क्या कहा गया है कि निर्दलीय प्रत्याशियों को अगर खड़ा होना चाहिए तो उसके लिए क्या नियम होना चाहिए? पहले कोई स्थानीय चुनाव जीता हो, यानी कि अगर आप किसी बड़े स्तर पर चुनाव लड़ रहे हैं, निर्दलीय हैं, तो आपने कोई ना कोई स्थानीय स्तर पर, जैसे आप अपने स्थानीय स्तर क्या होता है, जैसे ग्राम पंचायत का चुनाव, प्रधान का चुनाव, तो ये कहा गया है कि कोई भी स्थानीय स्तर पर आपने कभी ना कभी पहले कोई चुनाव जीता हो। पहली शर्त तो ये रखी गई है, साथ ही साथ तथा कम से कम 20 स्थानीय निर्वाचित पंचायत या नगर पालिका सदस्य नामांकित करें। आपका जो नाम देन कि आपको चुनाव लड़ना चाहिए वो कम से कम 20 कम से कम 20 पंचायत, या फिर अगर नगर पालिका लगती है तो 20 पंचायत लगती है तो पंचायत से, या नगर पालिका लगती है तो नगर पालिका से, नगर पालिका सदस्य आपका नाम नामांकित करें कि आप खड़े होंगे। हमने कहा है कि 20 लोगों की सहमति हो तब आप खड़े हो सकते हैं। निर्वाचन व्यय खर्चों को देखकर समय समय पर बढ़ाया जाए। आप जानते हैं समय के हिसाब से खर्चे बढ़ते हैं। आप देखते हैं पहले जितने खर्चे होते थे अब उतने नहीं होते। अपने आम जीवन में भी देखिए, घर में भी देखिए, परिवार में भी देखिए, खर्चों का ग्राफ बढ़ रहा है। तो ये कहा गया है कि समय को देखते हुए, खर्चों को देखते हुए समय समय पर खर्चों में बढ़ोतरी की जानी चाहिए। परंतु जो संगठन है, राजनीतिक दल हैं, आप देखते हैं फंडिंग होती है बड़े स्तर पर, चुनावों के लिए फंडिंग होती है ना। तो ये कहा गया है जो राजनीतिक दल है, जो संगठन है, जो भी आप जिस पार्टी के फ़ैन होंगे, जो भी पार्टी आपको अच्छी लगती होगी, आप चंदा देते हैं ना। तो ये कहा गया वो भी जो सारी चीज़ दी जाती है वो उस चुनावी खर्च के तहत ही दी जाए, ये नहीं कि उससे अलग दी जा रही है। चुनाव का खर्चा तो वो अलग कर रहे हैं और जो फंडिंग हो रही है वो अलग हो रही है, नहीं। ये बात कही गई है कि तथा संगठनों, राजनीतिक दलों, समर्थकों आदि द्वारा किए जाने खर्चे भी व्यय सीमा के अंदर ही हो, यानी कि जितनी व्यय करने की आपको इजाज़त दी गई है चुनाव के लिए, उसी सीमा के अंदर जो भी आपके मित्र हैं, आप के चाहने वाले हैं, आपके कोई भी संगठन है जो आपको पसंद करता है, वो आपको फंडिंग करता है, तो वो उसी व्यय सीमा के अंदर होगा। ये नहीं है कि व्यय सीमा तो अलग तय कर दी गई और वो जो फंडिंग हो रही है वो अलग से, नहीं, सब कुछ एक साथ।
जिनको 25% से कम वोट मिले हों उनकी जमानत जब्त कर ली जाए। मैंने आपको बताया था जब हमने निर्वाचन प्रणाली हम पढ़ रहे थे कि अगर आपको चुनाव का पर्चा भरना है, यानी कि आपको इलेक्शन में खड़ा होना है, तब आपको चुनावी राशि जमा करनी पड़ती है। बताई थी ना मैंने आपको। तो यही कहा गया है कि जिस भी उम्मीदवार को 25% कितना 25% से कम वोट मिले हों उनकी जो वो चुनावी राशि है वो जब्त कर ली जाए, यानी कि उनको वापस ना दी जाए। ये इसलिए आवश्यक है क्योंकि ऐसा ना हो कि कोई भी, यानी कि अगर आप चुनाव में खड़े होना चाहते हैं तो थोड़ा बहुत आपको उसके बारे में नॉलेज, वहाँ के क्षेत्र के बारे में नॉलेज, या फिर कोई ना कोई आपको जानता हो, आपने कभी ना कोई आपका उस क्षेत्र से संबंध रहा हो या आप मिले हों, कभी सोशल वर्क किया हो, कुछ तो ऐसा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप बिना बात के खड़े हो गए सिर्फ वोट काटने के लिए। होता है ऐसा, बड़े स्तर पर होता भी है। तो यही कहा गया है कि अगर आपको 25% से कम वोट मिलते हैं तो आपकी चुनावी राशि जब्त कर ली जाएगी। उम्मीदवार अनिवार्य रूप से अपनी आय, संपत्ति, देनदारी की पूरी जानकारी जनता के सामने रखे, यानी कि उसके पास कितनी प्रॉपर्टी है, कितनी उसके पास पैसा है, कितनी देनदारी, यानी कि कितना उधार उसको किसी का चुकाना है, कितना उसने किसी से ले रखा है, ये जितना भी ब्यौरा है वो जनता के सामने रखे, ताकि ऐसा ना हो कि आज तो सिर्फ उसके पास 5 लाख है और बनते ही उसके पास लाख क्या करोड़ों में संपत्ति हो, तो पता चल जाएगा ना कि करप्शन किया या नहीं किया। क्योंकि एक जो भी निर्वाचित सदस्य हैं एक तय सीमा के तहत ही तो इनको पैसे मिलते हैं, सैलरी मिलती है। तो एकदम से इतना पैसा कहाँ से आया? तो पक्का करप्शन किया है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी की है बड़े स्तर पर, कि आज भी 5 लाख थे जब चुनाव का पर्चा भरा था, 1 साल में करोड़ों में खेल रहे हैं। इसलिए कि उम्मीदवार व्यक्ति अनिवार्य रूप से अपनी आय, संपत्ति, देनदारी की पूरी जानकारी जनता के सामने रखे तथा राजनीतिक पद पर बैठने के बाद प्रत्येक वर्ष यह जानकारी देता रहे। कि जो उम्मीदवार व्यक्ति है वो तो अपनी सारी जानकारी रखे। अगर वो जीत जाता है तो हर साल प्रत्येक वर्ष अपनी देनदारी, अपनी प्रॉपर्टी, सभी की जानकारी समय समय पर प्रत्येक साल में दी जानी चाहिए, जिससे पता चलता रहे कि हाँ इतना होना चाहिए। ठीक है, अगर बिजनेस भी करते हैं तो आप इतना मुनाफा कमा के सिर्फ 1 साल में इतना ही अर्न कर सकते हैं। एक लिमिट होती है ना, ये नहीं कि अनलिमिटेड नोट छापने की मशीन तो नहीं बन जाते। तो इससे पता चलेगी कि कहीं आपने करप्शन तो नहीं किया। निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति, जो निर्वाचन आयुक्त मैंने आपको बताया ना, चुनाव आयुक्त में 3 मेंबर नियुक्त किए जाते हैं तो उन्हीं को निर्वाचन आयुक्त बोला जाता है। निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति प्रधानमंत्री, लोकसभा तथा राज्यसभा, लोकसभा में कौन होते हैं? अध्यक्ष। राज्यसभा में कौन होते हैं? सभापति। तो प्रधानमंत्री जो कमेटी, यानी कि जो निर्वाचन नियुक्त, ये जो निर्वाचन है, निर्वाचन आयुक्त हैं, उनकी जिनको नियुक्ति करनी है उस कमेटी में कौन कौन होना चाहिए? प्रधानमंत्री जी होने चाहिए, साथ ही साथ लोकसभा के अध्यक्ष व राज्यसभा के सभापति, ये दोनों होने चाहिए। साथ ही साथ लोकसभा के जो नेता विपक्ष होते हैं, एक तो पक्ष होते हैं, पक्ष यानी कि जिसकी सत्ता होती है, एक होते हैं नेता प्रतिपक्ष, विपक्ष के नेता, तो वो भी उस कमेटी में शामिल होने चाहिए, लोकसभा के भी और राज्यसभा के भी। ठीक है, चलिए आज आपका होमवर्क है, आप पता कीजिए कि वर्तमान समय में लोकसभा में नेता पक्ष और राज्यसभा में नेता पक्ष कौन से हैं, और साथ ही साथ लोकसभा में नेता विपक्ष और राज्यसभा में नेता विपक्ष कौन है भी या नहीं है। तो ये बात आप पता करके बताइए, आपका होमवर्क है, चेक कीजिए। और आपसे पूछा भी जाता है, अगर आप वनडे एग्जाम देते हैं प्रीलिम्स के, और हो सकता है इंटरव्यू भी देने जा रहे हैं, तो आपसे पूछ ले कि वर्तमान समय में लोकसभा में नेता विपक्ष या नेता प्रतिपक्ष कौन है, या राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष कौन है, पूछ सकते हैं। या ये पूछ सकते हैं कि सदन के नेता कौन है लोकसभा में, तो कोई भी सवाल हो सकता है। तो आज आप जानकारी लीजिए, देखिए जाकर, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बता देंगे। तो ये कहा गया है कि जो निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करनी है उसमें शामिल कौन कौन होना चाहिए? प्रधानमंत्री, लोकसभा के अध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, साथ ही साथ लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सदनों के नेता प्रतिपक्ष अर्थात विपक्ष के नेता शामिल होने चाहिए।
उम्मीदवार बनने से पहले आवश्यक हो कि सरकार के प्रति कोई भी देयता शेष ना हो तथा सरकारी आवास का अनाधिकृत उपयोग ना किया जा रहा हो। यानी कि अगर आपको उम्मीदवार बनना है, चुनाव में खड़ा होना है, इलेक्शन लड़ना है, तो आपकी गवर्नमेंट के प्रति कोई भी देयता नहीं होना चाहिए। जैसे टैक्स देते हैं ना, तो ऐसी कोई देनदारी सरकार के प्रति नहीं होनी चाहिए। साथ ही साथ यानी कोई ऐसा बकाया नहीं होना चाहिए, कोई ऐसी उधारी नहीं होनी चाहिए जो आपने सरकार की ना चुकाई हो। आप अगर समय पर टैक्स वगैरह ही पे नहीं करते तो किस तरीके से आप अच्छे उम्मीदवार बन पाएंगे। तो यही कहा गया है कि जो सरकार के प्रति जो भी टैक्स देते हैं, आप सरकार को टैक्स देते हैं, जो भी पे करते हैं आप, वो कोई भी देनदारी उधारी आपके ऊपर नहीं होनी चाहिए। साथ ही साथ कई बार ऐसा सुनने में आता है कि भाई ये किसी सरकारी आवास का या सरकारी ज़मीन का गलत प्रयोग कर रहे हैं, उसका अतिक्रमण कर रखा है। ऐसी बातें सुनने में भी आती है ना कि कुछ दबंग लोग हैं, कुछ बाहुबली लोग सरकार की ज़मीन पर कब्जा कर लेते हैं या उनके सरकार की तरफ से जो मकान अलॉट किए होते हैं उनका गलत प्रयोग कर रहे होते हैं। तो इस तरीके के भी कोई कार्य आप ना कर रहे हों, ये बात भी कही गई है। एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्याशी बनने का अधिकार ना हो। आप देखते थे पहले, अब तो वर्तमान समय में ये कानून ला दिया गया है कि सिर्फ आप एक से या तो और एक से ज़्यादा सिर्फ दो निर्वाचन क्षेत्रों से आप चुनाव लड़ सकते हैं। जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी जब आप 2014 में देखते हैं तो 2014 में आपने देखा था कि बनारस से लड़े थे मोदी जी और साथ ही साथ गुजरात से भी खड़े हुए थे। तो पहले क्या था, 2 से ज़्यादा क्षेत्रों से भी खड़े हो जाते थे, परंतु क्या होता था, अब चुनाव 4 से खड़े हो गए। जीतेंगे तो एक से ही, और एक ही बंदा है, एक ही सीट पे बैठ सकता है, एक ही क्षेत्र से खड़ा 4 क्षेत्र से खड़े हो गए। एक इंसान है, एक ही जगह से निर्वाचित हो सकता है, एक ही सीट पर बैठ सकता है। तो बाकी 3 सीटों पर तो फिर दोबारा चुनाव कराना पड़ेगा ना, तो दोबारा पैसे खर्च होंगे, दोबारा सारी सुविधाएं खर्च होंगी, सारी चीज़ें लगेंगी, समय वेस्ट होगा, पैसा वेस्ट होगा, सारी चीज़ें वेस्ट होंगी ना। और ये बड़े स्तर पर होता था पहले। तो उसके बाद प्रावधान ला दिया गया कि एक इंसान, एक उम्मीदवार 2 क्षेत्रों से ही खड़ा हो सकता है। यहाँ क्या बात कही जा रही है कि ये बात कही जा रही है कि एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्याशी बनने का ना हो। अब भी समय समय पर ये बात उठती रहती है कि सिर्फ एक ही निर्वाचन क्षेत्र से खड़े हो। जैसे राहुल गांधी जी केरला से भी खड़े थे और दूसरे। अब बताइए कि ये जो अभी चुनाव संपन्न हुए थे केंद्र स्तर पर, राहुल गांधी जी केरला से खड़े हुए थे जहाँ से जीते भी हैं, बाकी दूसरी जगह से और कहाँ से खड़े हुए थे। नॉलेज होनी चाहिए। देखिए, अपने आसपास जागरूक रहेंगे, चीज़ें रहेंगे तो आपको अपना एग्ज़ाम क्लियर करने में बहुत आसानी होगी। जागरूकता पहली शर्त है एग्ज़ाम क्लियर करने की, जागरूक होना चाहिए। आप समाज के लिए काम करने जा रहे हैं, शासन प्रशासन में जा रहे हैं, प्रशासन में आपको समाज के लिए तो काम कर रहा है ना, है कि आसपास क्या हो रहा है। तो ये जागरूकता होनी चाहिए बिल्कुल। राज्यों के अंदर निर्वाचन क्षेत्रों का पुनरावंटन यानी कि दोबारा आवंटन समय समय पर, आपको बताया था ना, परिसीमन आयोग बनता था, मैंने आपको बनता है जब जनगणना होती है, बनाया जाता है समय समय पर। उसका कार्य क्या होता है, जो सीमा क्षेत्र होते हैं, निर्वाचन क्षेत्र होते हैं, उनकी सीमाओं का निर्धारण करना, दोबारा वो देखती रहती है समय समय पर। तो राज्यों के अंदर निर्वाचन क्षेत्रों का पुनरावंटन तथा आरक्षित सीटों की अदला बदली। आप देखते हैं कई बार रिजर्व सीटें होते हैं कि हाँ ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ से सिर्फ महिला ही खड़ी हो सकती है, कहते हैं ना, हाँ इस बार महिला की सीट है। तो यही कि अदला बदली होती रहनी चाहिए आरक्षित सीटों की। ऐसे नहीं कि रिजर्व हो कि महिला खड़ी होती है तो सिर्फ महिला ही खड़ी होगी, या इस सीट से अनुसूचित। आप देखते हैं कि कई बार ऐसा होता है, आप क्षेत्र में अगर आपने कभी वोट दिए हो या सुना हो कि हाँ इस बार तो महिला की सीट आई है, यहाँ से सिर्फ महिला ही खड़ी हो सकती है, वो आरक्षित सीट, या ऐसा हो जाता है कि इस सीट से इस बार अनुसूचित जाति से ही कोई खड़ा हो सकता है। तो ये कहा गया है कि हर बार इन क्षेत्रों की अदला बदली की जानी चाहिए।
आचार संहिता को विधि का रूप दिया जाए। जो आचार संहिता लागू होती है चुनाव के समय, उसको विधि अर्थात कानून का रूप दे दिया जाए। इससे क्या होगा, जब कानून का रूप दे दिया जाएगा तो अगर कोई भी आचार संहिता का, चुनावी आचार संहिता का कोई भी उल्लंघन करता है तो वो दंडनीय अपराध होगा। अगर आप चुनाव की आचार संहिता है उसका उल्लंघन करते हैं या करते पकड़े जाते हैं तो आपको दंड दिया जाएगा। साथ ही साथ समय समय पर यह मांग भी उठती रहती है कि एक देश एक चुनाव होना चाहिए, यानी कि पूरे देश में एक साथ ही चुनाव संपन्न कराए जाने चाहिए। ये भी एक देश एक चुनाव का मुद्दा भी अपने आप में एक पूरा टॉपिक है। आपसे क्वेश्चन देकर भी पूछा जा सकता है कि क्या एक देश एक चुनाव हमारे देश के में कितना सार्थक है। इसके पक्ष में तर्क दीजिए, विपक्ष में तर्क दीजिए या इसका आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। ये कुछ शब्द होते हैं जिनकी बारीकी आपको समझनी चाहिए कि अगर आलोचनात्मक मूल्यांकन पूछा है तो आपको आंसर कैसे देना है, अगर पक्ष में तर्क पूछें तो कैसे देना है, विपक्ष में तर्क पूछें तो कैसे देना है। ये कुछ की पॉइंट हैं, कोशिश करूँगी इन पर चर्चा करें कि आंसर राइटिंग कैसे की जाए।